This is an ABP Life podcast. भारत में चुनावी सीजन चल रहा है, गर्मी की तपिश है और इस बीच 2 चरणों का मतदान हो चुका है। कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ और एक बार फिर से मतदाता उदासीन दिखे या गर्मी का असर कहिए, छुट्टियों का, शादी का समय है, इसका असर कहिए, लेकिन मतदान एक बार फिर कम हुआ है। मैं हूं व्यालोक और इन तमाम मसलों पर बात करेंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहले चरण में मतदान कम हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बेबाक बयान दिए जिसको उनके विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में भी गर्मी नहीं आ पाई। जो गर्मी पूरे भारत में है वह मतदान में नहीं दिखी। कैसे देखते हैं इसको? भाई गर्मी देखिए, चुनाव प्रचार में तो लाने की पर्याप्त कोशिश की गई थी सेकेंड फेज के रनअप तक, और उसका थोड़ा सा असर तो दिखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह वो चुनाव को गरमाने के प्रयास जो है खराब हो गए, बेकार हो गए, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो डिस्टिंक्शन पर है। 75% वहाँ पोल परसेंटेज दिख रहा है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं आप तो हम देखते हैं कि यहाँ राजस्थान में, जहाँ पिछली बार बहुत चिंताएं थी कि आखिर ये 50-55 के बीच में क्यों अटका हुआ है परसेंटेज, ये 60 पार करके 64 पे पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़त दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सीटें देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, जहां से कुल मिला के 120 सीटें आती हैं, वहां अभी भी पोल परसेंटेज का आंकड़ा 60 नहीं पहुंच पाया है। बिहार में 57 या 58 के करीब रह गया और उत्तर प्रदेश में 54-55 रह गया है। तो ये अगर हम कहें कि पहले चरण में जो लो टर्नआउट का जो इसको कहते हैं कि एक गोला ऊपर से लुढ़कते हुए आया था, वो स्नोबॉल इफेक्ट जैसा कुछ होता हुआ यूपी बिहार में दिख रहा है खासकर। हाँ, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में थोड़ा फर्क पड़ा है। हो सकता है सीटों के कारण ऐसा हुआ हो, कुछ खास सीटों पर ज्यादा लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, ज्यादा गरमाया हुआ चुनाव है। तो मतलब इससे कोई मोटे तौर पे एक सिंगल नतीजा निकाल लेना ठीक नहीं होगा। जी, योगेंद्र यादव ने यह कहा है कि यूपी में भाजपा की जमीन सरक रही है और हम लोग देख रहे हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज है। यूपी बिहार दोनों बड़े राज्य हैं, बड़ी सीट आती है जी। और अगर माने तो भाजपा के गढ़ हैं। हाँ। क्योंकि 40 में 39 सीटें और 80 में 72-73 के करीब सीटें पिछली बार आई थी। तो अभी इसको कैसे देखते हैं आप जैसे पत्रकार विश्लेषक इस पूरे मसले को, कि अगर यहाँ परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाजपा 50 तक सिमट रही है, यूपी में 50 भी मुश्किल हो जाएगी, इस पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो देखिए, एक पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि योगेंद्र यादव अब उस तरह से सेफोलॉजिस्ट नहीं रह गए हैं जिस तरीके से सेफोलॉजिस्ट की पहली पीढ़ी के हुआ करते थे कभी, और विश्वसनीयता हुआ करती थी उनके कहने में। वो खुद भी सेफोलॉजिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते हैं, वो नेता कहलाना पसंद करते हैं। तो आप मतलब एक साथ चतुर और घोड़ा एक साथ नहीं हो सकते, आप दोनों में से कोई एक ही आपको होना पड़ेगा। तो योगेंद्र यादव जिस पोजीशन से बात कर रहे हैं, वो पोजीशन एक सेफोलॉजिस्ट की पोजीशन नहीं है, वो एक नेता की पोजीशन है। तो इसलिए मैं उस पर उस तरह से भी टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन जो यूपी में सीट कम होने की बातें हैं भाजपा की, वो कई सेक्टर से आ रही हैं, कई तरफ से आ रही हैं, अकेले योगेंद्र यादव ही नहीं कर रहे हैं। खुद कांग्रेस के लोगों का मानना है, कल मेरी बात हो रही थी यूपी कांग्रेस में, और उनका खुद का मानना है कि अलायंस जो है वो 10 सीटें तक ला सकता है, 80 में 10। तो अगर पार्टी खुद मान रही है, जो चुनाव लड़ रही है, कि 80 में से 10 सीटें अधिक से अधिक आ पाएंगी, 70 भाजपा ले जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इसमें फिर और कोई बहुत ज्यादा नानुकुर की गुंजाइश होनी चाहिए। ये सच है कि यूपी में भाजपा की सीटें थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन वो परसेप्शन लेवल पे होंगी। आप जो 72-73 कह रहे हैं, भाजपा की शुरुआत में 67 सीटें आई थी वहां पे जी।
जी 2019 में 72 जी 73 तो बाद में बढ़ के हुई वो, है जी ना। जी जी तो वो जो 67 सीटें हैं, मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत कुछ 2-4 आगे पीछे से ज्यादा कुछ होने वाला है। लेकिन अभी कुछ इसलिए कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि 2 ही चरण हुए हैं, और ये चुनाव जैसे जैसे आपके चौथे चरण पे बढ़ेगा, तीसरा चरण तो इधर आपके मैनपुरी इटावा इधर का इलाका है सपा के होल्ड का, लेकिन जब मध्य यूपी में चुनाव जाएगा, बुंदेलखंड में जाएगा, सीतापुर जाएगा, उन्नाव जाएगा, हरदोई जाएगा, कैसरगंज जाएगा, अयोध्या जाएगा, इन इलाकों में जब चुनाव पहुंचेगा तो आप देखें मध्य यूपी पूरा का पूरा भाजपा का है। मध्य यूपी में कहीं आज भी कोई जोर नहीं दिखता है कांग्रेस और सपा का। हो सकता है अमेठी की लड़ाई शायद कुछ अलग हो जाए अगर कांग्रेस बढ़िया कैंडिडेट दे दे, वरना मुझे नहीं लगता है कि मध्य यूपी में भाजपा को कहीं चुनौती है। तो ये चुनाव भाजपा की तरफ ही शिफ्ट करेगा चौथे पांचवें चरण तक जाते जाते। छठवें सातवें तक चुनाव बिल्डअप हो जाएगा। पूर्वांचल में थोड़ा मोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ा मुख्तार अंसारी इफेक्ट है, कई चीजें हैं, तो वो देखा जाएगा कैसे वो शेप लेता है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा के लिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है जी। और इस बीच प्रधानमंत्री के जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह अभी फिल्मों की बात करना तो खैर दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन एक फिल्म भी रिलीज हुई है रजाकार नाम की, हैदराबाद में बताया जा रहा है कि वो वैसी मुश्किल में है। तो यह जो हमेशा कहा जा रहा था कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई ये नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि सभी मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं, सेल्फ गोल? देखिए, ओबीसी आरक्षण वाले मसले पर तो बहस चल ही रही है, और ये आरक्षण वाले मसले पे मेरी बहुत समझदारी भी उस तरह से नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए चुनाव के दौरान। एक तो कर्नाटक वाला बयान, फिर सैम पित्रोदा का बयान, बीच में रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया था। ये सब जो डाइवर्जन्स हैं, ये डाइवर्जन्स चुनाव को कमजोर करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कुछ चीजें बैकफायर करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की तरफ से जो उलट बयान आ रहे हैं, या भाजपा या नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आक्रामक बयान बीच बीच में आ रहे हैं, वो दोनों ही टिक नहीं पा रहे हैं। इस चुनाव की समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप मुद्दों को छोड़ दीजिए, तो जो भी चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, भाई विरासत वाला मसला आया, विरासत टैक्स वाला, फिर मंगलसूत्र ले आए प्रधानमंत्री मोदी, फिर वक्फ बोर्ड बीच में आया, ऐसी चीजें जो आ रही हैं लगातार, कुछ भी टिक नहीं रहा है। मतलब बहुत टेम्पोरल है, एक दिन दो दिन बहस होके उसके बाद मामला खत्म हो जा रहा है। तो चुनाव का नैरेटिव अब तक नहीं बन पाया है। मतलब कोई पूछे कि किस मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि किस मुद्दे पर हो रहा है। एक आखिरी सवाल जी, आपने कहा चीजें टेम्पोरल हैं, हालांकि यह थोड़ा दार्शनिक वाक्य हो जाएगा, लेकिन शायद यह युग का असर है कि अब सारी चीजें क्षणजीवी हैं, ट्विटर जीवी हैं, अल्पजीवी हैं। बहरहाल वह हमारा मुद्दा नहीं है, कोई एक मुद्दा नहीं बन रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की वह कोशिश सफल हो रही है कि एक ध्रुवीकरण वोटों का हो जाए। इसको कैसे देख रहे हैं? ध्रुवीकरण ऑलरेडी है। जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं है और भाजपा ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है जी, मैं उनसे लगातार ये कह रहा हूं कि ये चुनाव ध्रुवीकरण की जमीन पर ही खड़ा हुआ है, लेकिन वो ध्रुवीकरण वैसा नहीं है जैसा आप और हम पहचानते या खोजते हैं। ध्रुवीकरण जो इस बार है, वो ध्रुवीकरण भाजपा के वोट बनाम भाजपा के खिलाफ वोट, मतलब बीजेपी वोटर्स बनाम एंटी बीजेपी वोटर्स का ध्रुवीकरण है। यानी इस चुनाव के शुरू होने के पहले ही लोगों को पता था कि वो किसे वोट डालने जा रहे हैं। लोग जानते थे, भले वो बोले या न बोले, भाजपा के वोटर्स फिक्स थे। किनको भाजपा के खिलाफ वोट डालना है वो भी फिक्स थे। जो स्विंग वोट की बात 2% 5% की जाती है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में वो स्विंग वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था।
और यही वजह है कि जो जहां से हमने बात शुरू की कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो दोनों ही तरफ से जो मोहभंग अलग अलग कारणों से हुआ होगा। जैसे ग्राउंड से जो बातें आ रही हैं उनमें दो तरह की बातें हैं विरोधी। पहली, एक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मिडिल क्लास अर्बन सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, वो वोट देने नहीं निकले। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईवीएम का इतना ज्यादा इन लोगों ने हल्ला कर दिया कि मुस्लिम और दलित मतदाता को ये भरोसा हो गया कि हम वोट डालें भी तो हमारा वोट जो है किसी और को चला जाएगा, ईवीएम से भाजपा जीत जाएगी। ये दो तरह के डिसइल्यूजनमेंट हैं। एक डिसइल्यूजनमेंट भाजपा के वोटरों का है और दूसरा ऐसे वोटरों का जो कि भाजपा को वोट नहीं देते हैं या कम देते हैं। दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके वोटर्स घर के बाहर नहीं निकले। हो सकता है कि दोनों का मिक्स हो जिसके कारण लो परसेंटेज दिखाई पड़ रहा हो सकता है कोई एक ज्यादा हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी दो पाले खींचे हुए थे देश में, एक भाजपा का वोटर, एक भाजपा के खिलाफ वोटर। पॉलिटिकल पार्टियों में भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका अपना वोट था या आज की डेट में भी जिसका अपना वोट है। वोट एंटी बीजेपी का है। उस एंटी बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल पार्टियों को फिशिंग करनी है और अपने वोट बटोरने हैं जी। अब वही एंटी बीजेपी जो है अगर डिसइल्यूजनमेंट का शिकार हो गया या वही बीजेपी का वोटर हो गया शिकार, तो लो परसेंटेज के रूप में सामने आएगी जी। यही हो रहा है दरअसल। तो चुनाव पोलराइज्ड है ऑलरेडी और उसको दूसरे प्लैंक पे पोलराइज करने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो सारी फेल हो जा रही हैं, क्योंकि अब नया प्लैंक इतनी जल्दी काम नहीं करने वाला। ऑलरेडी बीजेपी के प्लैंक पर चुनाव बटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। This is an ABP Life podcast.